हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12 स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, दैट इज़ ऑसिलेशंस, है ना। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रॉपिकल साइंस को सब्सक्राइब नहीं कर रखा देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियोडिक मोशन की। ना देखो पीरियोडिक मोशन क्या होता है ना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यानी आप कोई भी मोशन की बात करो है ना, अगर वो रिपीट हो रहा है ना एट अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ना अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान से, एक टू एंड फ्रो मोशन होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का अबाउट द मीन पोजीशन, तो वहाँ पे हम उसको क्या कहते हैं, आपका ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे आपका एवरी ऑसिलेटरी मोशन जो होता है ना, वो आपका पीरियोडिक होता है नेचर का, वाइल आपका एवरी पीरियोडिक मोशन जो होता है वो ऑसिलेटरी नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट करना है। सो आगे हम बात करेंगे लीनियर एसएचएम के बारे में। ठीक है ना, ये क्या होता है इसको समझने के लिए आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, मान लो आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास m आपको दे रखा है और इसे आपने ना स्प्रिंग की मदद से इस तरीके से सस्पेंड कर रखा है ना। जैसे ही आप इसे स्ट्रेच करोगे या फिर कंप्रेस करोगे तो जिस भी पर्टिकुलर टाइप का मोशन करेगा उसे हम कहेंगे आपका, है ना, लीनियर एसएचएम। अरे बात सुन, बहुत बढ़िया। ना ड्यूरिंग दिस मोशन, है ना, जो भी यहाँ पे फोर्स आपका लगता है, राइट, वो कहाँ पे डायरेक्टेड होता है, वो डायरेक्टेड होता है आपका टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, जो भी मीन पोजीशन होगा उसके अक्रॉस ये क्या होता है, डायरेक्टेड होता है। और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है ना, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, जो भी डिस्प्लेसमेंट ये ब्लॉक आपका कवर करेगा उसके प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो इसको आप इन शॉर्ट इक्वेशन के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, F इज इक्वल्स टू, है ना, माइनस के एक्स, है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे x जो है आपका डिस्प्लेसमेंट है, वाइल ये जो k है ना, ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो ना। यहाँ पे हमें पता है फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ से मास को आप डिवाइड में भेज दोगे तो एक्सेलरेशन का सिंपल आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज a इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स अपॉन एम। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आता है। आगे बढ़ जाते हैं ना। आगे आपको दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है ना, इसको समझने के लिए देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको डायग्राम में क्या दे रखा है, वंस अगेन आपके पास ब्लॉक है ना, जिसे आप स्ट्रेच कर रहे हो, राइट। तो जो भी फोर्स यहाँ पे लगेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका माइनस के एक्स के इक्वल हो जाएगा ना। फोर्स का वैल्यू हमें क्या पता है, आपका मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, राइट, या अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, राइट। बहुत बढ़िया। ना दोनों को इक्वेट करोगे ना इस तरीके से तो आपका सिंपल रिलेशन क्या बनेगा, एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, राइट। ठीक है, अच्छा ना अपार्ट फ्रॉम दिस हमें क्या पता है, वेलोसिटी जो होता है आपका डी एक्स बाई डी टी होता है, वाइल एक्सेलरेशन जो होता है वो डी वी बाई डी टी होता है, जिसे आप क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना। जो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू है ना एक्स के टर्म में, उसे अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, है ना, एक्सेलरेशन ये वाले इक्वेशन में, राइट, दैट इज 5.3 में, तो आपका सिंपल रिलेशन इस तरीके से बन जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया ना। ये जो माइनस के एक्स है इसे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे, राइट, तो क्या बन जाएगा आपका, दैट इज डी स्क्वायर एक्स, है ना, अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स अपॉन एम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सिंपल रिलेशन आपका बन जाता है। तो यहाँ पे आपको है ना एम से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके ये बन जाएगा ना। यहाँ पे जो के बाय एम है इसे आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में इस तरीके से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। क्या बनता है आपका, दैट इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। यह आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है लीनियर एसएचएम के लिए। अरे बात समझना, बहुत बढ़िया। सो आगे आपको दे रखा है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम। ठीक है ना, देखो ये क्या होता है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हमने डिराइव किया था उसमें जो आपका ओमेगा स्क्वायर एक्स वाला टर्म है उसे अगर आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे तो इस तरीके से रिलेशन आपका बन जाएगा। इसके अंदर जो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है इसे आप एक्सेलरेशन लिख सकते हो, है ना। तो यानी आपका सिंपल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू है। अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करने की बात करोगे तो एक्सेलरेशन को आप फर्दर क्या लिख सकते हो, दैट इज डी वी बाई डी टी। ठीक है, आपने वेलोसिटी के टर्म्स में लिख दिया, राइट। नीचे ऊपर अगर आप डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, वी डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा इस तरीके से, है ना, जो कि इक्वल होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के, राइट। बहुत बढ़िया। डी एक्स अगर राइट हैंड साइड में जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिलेशन बन जा रहा है। और इसे अगर आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है, इंटीग्रेट करोगे सो व्हाट विल हैपन, आपका जो v का इंटीग्रेशन होता है वी स्क्वायर अपॉन 2 होता है, वाइल यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस c यहाँ पे आपका कांस्टेंट है क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
आगे देखो ध्यान से, फर्दर हम मान के चलते हैं कि जो आपका एक्सट्रीम पोजीशन होता है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जब आपका पार्टिकल होगा तो वहाँ पर जो आपका एम्पलीट्यूड है ना, यानी जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा, राइट, और वेलोसिटी जो होता है वहाँ पे मिनिमम होता है, यानी जीरो के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये दो वैल्यूज़ को अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो व्हाट यू विल गेट, देखो ध्यान से यहाँ पे आपका जीरो इक्वल्स टू है ना माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर वैल्यूज़ में सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ से आपका सी का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज़ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये आपने उस साइड सेंड कर दिया तो आपका सी का वैल्यू मिल गया। ये जो सी का वैल्यू है आपने है ना अपने पुराने वाले इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो आपका सी यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे व्हाट यू विल गेट, देखो ध्यान से, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, है ना, और आपका 2 कैंसिल हो जा रहा है, राइट। ब्रैकेट में क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपका वेलोसिटी का टर्म है, स्क्वायर रूट हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरीके से है ना वेलोसिटी का रिलेशन आ जाता है, राइट। क्या आता है, दैट इज है ना v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी का टर्म है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आगे फर्दर अगर आप है ना डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, dx बाई डी टी, राइट, बहुत बढ़िया। dx बाई डी टी आप लिख देते हो, ठीक है। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं तो आपका है ना प्लस माइनस साइन हट जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से आपका डी टी राइट हैंड साइड में जा रहा है और ये जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है ना वो नीचे आ रहा है। यहाँ पे डी एक्स अपॉन है ना स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ओमेगा डी टी के। वंस अगेन आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट जैसे ही करोगे तो जो पूरा इंटीग्रेशन होता है इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स के इक्वल होता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बाय ए हो जाएगा, राइट, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि आगे किसके इक्वल है, ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे फाइव वंस अगेन क्या है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। जैसे हमने लास्ट टाइम सी लिया था यहाँ पे हम फाइव ले रहे हैं, राइट, बहुत बढ़िया। फर्दर यहाँ पे साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में जाओगे है ना लेके जाओगे तो साइन हो जाएगा, ए आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आपका रिलेशन क्या बनता है डिस्प्लेसमेंट का, x इज इक्वल्स टू ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होता है। आई होप आपको तीनों डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं ना। आगे यहाँ पे आपको दो स्पेशल केसेस दे रखे हैं, राइट। सबसे पहला क्या है कि अगर आपका जो पार्टिकल है ना वो एसएचएम तो परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसका स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो मीन पोजीशन है, राइट। तो उस केस में आपका क्या हो जाता है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा, वाइल जो टाइम है वो भी क्या है जीरो है, ठीक है। यानी x इक्वल्स टू जीरो और t इक्वल्स टू जीरो है, राइट। तो इस केस में जो आपका फाइव होता है ना, फाइव जो होता है वो आपका जीरो होता है, राइट। इससे आपको मान के चलना है, जीरो भी हो सकता है और आपका 180 डिग्री भी यानी पाई भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों भी केस में आपका जो फाइव साइन जीरो या फिर साइन 180 जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है, राइट। तो इन दैट केस आपका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट वाला रिलेशन था यहाँ पे फाइव जीरो हो चुका है, राइट। तो यानी सिंपल आपका यही रिलेशन रह जाएगा। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। ये आपका फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या होता है, जो आपका पार्टिकल है वो एसएचएम स्टार्ट तो कर रहा है लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से कर रहा है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है एम्पलीट्यूड के इक्वल यानी आपका है ना मैक्सिमम होता है और टाइम क्या आपका जीरो है, राइट। जैसे यहाँ पे फाइव आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो साइन जो है साइन 90 जो होता है हमें पता है 1 के इक्वल होता है, राइट। साइन 90 भी हो सकता है, साइन 270 भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों भी वैल्यू जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको सिंपल रिलेशन क्या मिलेगा, साइन है ना 90 प्लस थीटा हमें क्या पता है कॉस थीटा के इक्वल होता है ना। तो यानी यहाँ पे आपका सिंपल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। यानी साइन यहाँ पे कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, बहुत बढ़िया। तो इन शॉर्ट आपको यहाँ तीन फॉर्मूलेज याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या दे रखा है डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि किसके इक्वल है, x इज इक्वल्स टू ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। आपका डिस्प्लेसमेंट का है। इससे अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे, राइट, डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी का रिलेशन मिल जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, दैट इज v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। इस तरीके से आपको दे रखा है। फर्दर अगर आप वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों फॉर्मूलेज याद रहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे अगर हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ की बात करें, सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट में, है ना, तो यहाँ पे आपको दो पोजीशंस याद रखने हैं। सबसे पहला मीन पोजीशन और सेकंड है आपका एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सट्रीम पोजीशन। और ये जो मीन पोजीशन होता है यहाँ पर आपका जो फाइव है ना ये आपका जीरो के इक्वल हो सकता है या फिर आपका 180 के इक्वल हो सकता है, राइट। दोनों भी केस के अंदर आपका जो एक्स है ना वो मिनिमम रहता है, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका मिनिमम रहता है, राइट, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट वाइल अगर हम एक्सट्रीम पोजीशंस की बात करें तो इस केस में आपका जो फाई है या तो 90 हो सकता है यानी π/2 हो जाएगा, या तो 3π/2 यानी 270 हो सकता है, राइट। दोनों भी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका सिंपल रिलेशन यहाँ पे है ना क्या आता है, दैट इज एक्स मैक्स आता है यानी मैक्सिमम आता है, जो कि इससे इक्वल होता है +-a के इक्वल होता है, राइट। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए है। वाइल अगर हम वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो वेलोसिटी में भी यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहला है मीन पोजीशन, है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट मीन पोजीशन तो आपका x तो 0 होगा, x 0 है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम होती है ना, जो कि +-a ओमेगा के इक्वल होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वाइल अगर हम एक्सट्रीम पोजीशंस की बात करें तो यहाँ पे x जो होता है ये +-a के इक्वल हो जाता है, राइट, यानी यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये मिनिमम होती है यानी 0 के इक्वल होती है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। वाइल एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है, मीन पोजीशन यहाँ पे है ना x 0 होने की वजह से एक्सेलरेशन आपका मिनिमम होता है यानी 0 होता है, राइट। वाइल एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जो कि किसके इक्वल होता है, -+ω² a के इक्वल आ जाता है, राइट। इस तरीके से आपको दे रखा है। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आपको दे रखा है दैट इज टर्म्स रिलेटेड टू SHM। नाउ टोटल यहाँ पे 3 अलग अलग टर्म्स आपको दे रखे हैं। सबसे पहला है एम्पलीट्यूड। नाउ देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, राइट, the maximum displacement of the particle performing the SHM from its mean position is called amplitude। यानी जो भी maximum displacement आपका पार्टिकल है ना ड्यूरिंग SHM परफॉर्म करेगा, है ना, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसे आप एम्पलीट्यूड बोलोगे, राइट। ना यहाँ पे देखो ध्यान से, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन था किसके इक्वल था, दैट इज x = a sin ब्रैकेट में ω/t + phi, राइट। नाउ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब क्या है कि ये जो साइन है ना, sin ω/t + phi वाला टर्म है, इसका वैल्यू +-1 हो सकता है, राइट। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल सिंपली गेट x = +-a, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का टर्म आ जाता है। अरे बात सुनना, बहुत बढ़िया। नाउ सेकंड टर्म की अगर हम बात करें दैट इज पीरियड। नाउ देखो पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियड, है, यानी जो भी आपका पार्टिकल है जब वो SHM परफॉर्म कर रहा है, राइट, तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसे जितना भी टाइम लगेगा उसी को हम पीरियड कहते हैं। नाउ डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आप फर्दर क्या लिख सकते हो, दैट इज x' = a sin ब्रैकेट में ω/t + phi, ठीक है। यहाँ से आपका है ना टाइम पीरियड किसके इक्वल आता है, दैट इज 2π/ω, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। फर्दर अगर आप इसे है ना इस m और k के टर्म्स में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, t = 2π स्क्वायर रूट के अंदर m/k, ठीक है। ये आपका टाइम पीरियड आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। थर्ड टर्म जो आपको दे रखा है दैट इज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म पर यूनिट टाइम, ठीक है। नहीं, जब भी आपका पार्टिकल जब SHM कर रहा है ना तो ड्यूरिंग SHM वो कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अरे बात सुन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला अपना वही है ना, दैट इज x = a sin ब्रैकेट में ω/t + phi, राइट। ना फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/t होता है, राइट। तो यानी जो भी आपका टाइम पीरियड वाला रिलेशन था उसी को आप इन्वर्स कर दो, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, दैट इज n = 1/2π, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर k/m, ठीक है। इस तरीके से रिलेशन आ जाता है। आई होप आपको तीनों टर्म समझ में आ गए। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आपको दे रखा है रेफरेंस सर्कल मेथड। ना देखो इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है जिसकी मदद से है ना आप विजुअलाइज कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो SHM को, राइट। तो ये कैसे होता है, देखो ध्यान से। लेट्स से यहाँ पे आपके पास एक रॉड है ना, क्योंकि इस तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द सर्कल, है ना। लेट्स से आपका वाई एक्सेस है, आपका डायमीटर हम कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही इस रॉड का आप यहाँ पे प्रोजेक्शन लोगे ना, प्रोजेक्शन को वाई एक्सेस पे है ना रिप्रेजेंट करोगे, राइट, तो उसी मेथड को हम क्या कहेंगे आपका, है ना, रेफरेंस सर्कल मेथड कहेंगे। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको टोटल 3 चीज़ें देखना है। सबसे पहला प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और थर्ड है आपका प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। आइए इसको 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। ना इसको समझने के लिए आपको डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में क्या दे रखा है, लेट्स से आपके पास पार्टिकल है जो कि P0 पोजीशन पे इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया। जिसका रेफरेंस एंगल कितना है, फाई के इक्वल दे रखा है। ना आफ्टर टाइम t है ना, लेट्स से उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया आपका ω/t के बराबर हो गया, यानी आपका जो पार्टिकल है वो P पॉइंट पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप है ना वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो y एक्सिस के अलॉन्ग, है ना, वहाँ पे अगर उसका प्रोजेक्शन लोगे तो इन दैट केस ये जो आपका OP है ना, इसका जो प्रोजेक्शन OM के इक्वल आता है। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। यानी इन शॉर्ट आप रिलेशन क्या लिख सकते हो,
ओ एम इज इक्वल्स टू ओ पी साइन थीटा, ठीक है, ये रिलेशन यहाँ पे आता है ना। यहाँ पे अगर आप इसके वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ओ एम जो है आपका ये वाई के इक्वल है, राइट। ओ पी जो है वो क्या है आपका, है ना, इट इज़ नथिंग बट ए साइन थीटा के इक्वल आ जाता है, ठीक है। ये जो साइन थीटा है, थीटा आप डायग्राम में देख सकते हो, थीटा को आप ओमेगा टी प्लस फाई लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेशन आपका प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए आ जाता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, अगर आप वेलोसिटी के केस में बात करोगे तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, जो आपका है ना, ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसका अगर आप यहाँ पे है ना प्रोजेक्शन लोगे तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, दैट इज़ वी वाई इज इक्वल्स टू आर ओमेगा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जो कॉस थीटा है उसको आप है ना, थीटा को आप ओमेगा टी प्लस फाइव सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो इन शॉर्ट आपका है ना प्रोजेक्शन का फॉर्मूला मिल जाएगा। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। लास्ट में आपको दे रखा प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इन दिस केस अगर आप है ना वर्टिकल डायरेक्शन के अलॉन्ग है ना अगर एक्सेलरेशन का प्रोजेक्शन लोगे तो व्हाट यू विल गेट इज ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, है ना, साइन थीटा, ठीक है। वंस अगेन थीटा को आप रिप्लेस कर दो ओमेगा टी प्लस फाइव के टर्म्स में। तो आई होप आपको ये तीनों अलग अलग है ना फॉर प्रोजेक्शन फॉर्मूले समझ में आ गए। आगे बढ़ जाते हैं। नाउ आगे आपको दे रखा फेजेस इन एसएचएम, ठीक है। नाउ देखो किसी भी एसएचएम के अंदर फेज क्या होता है समझना ज़रा, है ना। द स्टेट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट अ स्पेसिफिक टाइम डिस्क्राइबिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन रिलेटिव टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। यानी इसका सिंपल मतलब क्या है कि जब भी आपका पार्टिकल है ना ऑसिलेट कर रहा है तो उस कौन से पर्टिकुलर स्टेट में ऑसिलेट कर रहा है, राइट, है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, आपका फेज कहेंगे। यार ये बात समझ। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कुछ स्पेशल केसेस आपको दे रखे हैं, टोटल 4 केसेस दे रखे हैं। सबसे पहला क्या है कि आपका जो फेज एंगल है ना वो 0 है, ठीक है। सो इन दिस केस है ना ये कब होता है आपका, जब आपका पार्टिकल मीन पोजिशन से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है ना क्या करे, मूव करे, तो इन दैट केस आपका फेज एंगल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, वेरी गुड। नाउ 180 कब होगा, देखो ध्यान से, कि जब आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करे, ठीक है। सो उस केस में आपका फेज एंगल 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। नाउ फेज एंगल 90 डिग्री कब होता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन से होता है। देखो ध्यान से, जब आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो इन दैट केस फेज एंगल विल बी, है ना, 90 डिग्री। वाइल आपका नेगेटिव कब होगा, व्हेन द फेज एंगल इज 270 डिग्री। यानी इस केस में आपका जो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है तो फेज एंगल इज 270। आ रही बात समझ, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। ना आगे आपको दे रखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ध्यान से, इस तरीके से आपको ग्राफ के फॉर्मेट में 3 अलग अलग केसेस दे रखे हैं। सबसे पहला है डिस्प्लेसमेंट का, सेकंड है आपका वेलोसिटी और थर्ड है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब सारे है ना इनके वैल्यूज़ कुछ यहाँ पे आपको एंगल्स के फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है, जिसे आपको 1 बाय 1 प्लॉट करके यहाँ पे दिया हुआ है। ना जैसे आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला आपका जो पार्टिकल है वो कहाँ से ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहा है, आपका मीन पोजीशन से, ठीक है। सो व्हेन द पार्टिकल इज स्टार्टिंग द ऑसिलेशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, उस केस में आपका है ना यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वाला केस ले रहे हैं, यानी आपका फाई यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। अरे बात सुनना, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप ग्राफ देख सकते हो, आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, 3 अलग अलग ग्राफ है। सबसे पहले अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वाले केस में है ना आपका जो फाई वाला वैल्यू है तो फाई तो 0 हो गया। सो इन शॉर्ट आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, इस तरीके से बन जाएगा। वाइल सिमिलरली वेलोसिटी के केस में भी आपका क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इस तरीके से होगा। एक्सेलरेशन वाले टर्म में क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। यानी इन शॉर्ट आपको फाई वाले टर्म्स को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देना है। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। ना इसके अंदर आपको एक सेकंड केस दे रखा है कि जो आपका पार्टिकल है ना वो कहाँ से ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहा है, अपना आपके एक्सट्रीम पोजीशन से, ठीक है, एक्सट्रीम पॉजिटिव पोजीशन से मान लो स्टार्ट कर रहा है। सो इन दैट केस आपका फाई क्या हो जाएगा, यानी फेज एंगल इज 90 डिग्री। यार ये बात समझ में। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वंस अगेन आपको एंगल्स दे रखे हैं, है ना, जिसकी मदद से आपको यहाँ पे डिफरेंट 3 अलग अलग ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहला वंस अगेन डिस्प्लेसमेंट है ना, सेकेंड है वेलोसिटी और थर्ड एक्सेलरेशन। अगर आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने जाओगे तो हमें क्या पता है कि जस्ट बिकॉज फेज एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन यहाँ पे चेंज हो जाता है, यानी यहाँ वैल्यू क्या आता है, x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। व्हेन वी टॉक अबाउट वेलोसिटी के टर्म्स में भी क्या हो जाएगा, है ना, कॉस वाला टर्म साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, इस तरीके से आता है। वाइल एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन में क्या आएगा आपका, है ना, a इज इक्वल्स टू ए ओमेगा
कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है कंपोजिशन ऑफ 2SHM। नो यहाँ पे क्या होता है, लिसन केयरफुली, कंसिडर कर लेते हैं आपके पास एक पार्टिकल है ना, जो कि दो ऐसे SHM को एक्सपीरियंस कर रहा है जिनका एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट है ना, और जो कि सेम लाइन के अलॉन्ग क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, राइट। बहुत बढ़िया। लेट्स से उनका टाइम पीरियड भी सेम है ना, लेकिन जो फेस एंगल है उसमें डिफरेंस है। सो इन दैट केस है ना, यहाँ पे हम जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट, है ना, तो वो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वो किसके इक्वल होता है आपका, इट विल बी इक्वल टू इट्स द वेक्टर सम, है ना। आपको वेक्टर सम लेना पड़ेगा, है ना, टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल SHM। अरे बात समझना, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आपको है ना कंसिडर कर लेते हैं आपका जो फर्स्ट वाला डिस्प्लेसमेंट है ना, x1 जो है किसके इक्वल है आपका A1 sin ओमेगा टी प्लस phi1, राइट। वाइल जो सेकंड वाला है वो आपका x2 विच इज इक्वल्स टू A2 sin ओमेगा टी प्लस phi2, ठीक है। इस तरीके से आपको इंडिविजुअल दे रखा है ना। जो रिजल्टेंट होगा दोनों का, है ना, वेक्टर सम आपको लेना पड़ेगा, यानी x1 प्लस x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है ना। यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे आप x1 और x2 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है ना ब्रैकेट में क्या बन रहा है, साइन a प्लस बी बन रहा है, ठीक है। तो साइन a प्लस बी आप है ना उसको एक्सपांड कर सकते हो कि साइन a कॉस बी और आपका कॉस a साइन बी, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो। सिमिलरली आपने फर्स्ट वाले के लिए किया और सेकेंड वाले में भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे A1 A2 और ये आपके phi1 phi2 कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका, ओमेगा टी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो साइन ओमेगा टी है ना, इसको कॉमन निकाल लिया जाता है, और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी इसको भी कॉमन निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये रिलेशन बन जाएगा ना। आगे अगर आप यहाँ पे फर्दर ध्यान दोगे तो ये जो आर कॉस डेल्टा है ना, इसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेट्स से जो आपका कॉस वाला टर्म है ना, यहाँ पे जो भी कॉस वाला टर्म है इसको हम आर कॉस डेल्टा लिखेंगे, और ये जो ये साइन वाला टर्म है इसे हम क्या लिख रहे हैं, आपका आर साइन डेल्टा लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको जो इक्वेशन है थोड़ा है ना स्मॉलर हो जाए। अरे बात सुनो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, सो व्हाट यू विल गेट, समथिंग लाइक, है ना, आर एक्स इज इक्वल्स टू आर ब्रैकेट में, है ना, कॉस x इज इक्वल्स टू आर ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा, है ना, ये आपका कॉस डेल्टा आ जाएगा, प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, ठीक है। यानी ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये भी आपका साइन a प्लस बी बन जाता है। सो इन शॉर्ट आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू आर साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस डेल्टा, राइट। बहुत बढ़िया। तो आगे यहाँ पे देखो ध्यान से, जो आपका r होता है उसको आप स्क्वायर रूट के अंदर, है ना, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर, है ना, r साइन डेल्टा द होल स्क्वायर प्लस r कॉस डेल्टा द होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आता है ना। ये दोनों भी वैल्यूज, ये जो डेल्टा वाले वैल्यूज है ना, यहाँ जो हमने सब्स्टिट्यूट किए थे, है ना, अज्यूम किए थे, उसे अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे और सिंप्लीफाई करोगे, यू विल सिंपली गेट r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है। जो रिलेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ले लोगे आपको r का वैल्यू मिल जाएगा, ये आपका मैग्नीट्यूड है। अरे बात समझो, बहुत बढ़िया। तो अगर आप है ना उसके फेस एंगल की बात करोगे, राइट, जो भी आपका फेस एंगल है, एंगल हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। tan थीटा इज नथिंग बट, है ना, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, राइट, एडजेसेंट साइड। तो यहाँ से आपका है ना r साइन डेल्टा अपॉन r कॉस डेल्टा हो जाएगा। वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ये इस तरीके से रिलेशन बन जाता है, r कैंसिल हो जाएगा, है ना, साइन अपॉन कॉस जो आपका tan बन जाएगा। ये रिलेशन आपका इस तरीके से बन रहा है, और है ना tan को उस साइड ले जाओगे tan इन्वर्स हो जाएगा। इस तरीके से आप डेल्टा यानी एंगल निकाल सकते हो। आई होप आपको इस तरीके से पूरा ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं ना। आगे आपको इसी में कुछ स्पेशल केसेस दे रखे हैं, टोटल 3 केसेस दे रखे हैं। आइए इसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला है कि आपका जो फेज डिफरेंस है ना, यानी phi1 माइनस phi2 जो है वो 0 डिग्री की इक्वल है, ठीक है। और फर्दर अगर आप, है ना, इस केस में अगर फर्दर a1 और a2 के वैल्यूज़ भी अगर इक्वल हुए, ठीक है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका r का वैल्यू 2a के इक्वल आ जाता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्पेशल केस है। सेकेंड वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है, यानी phi1 माइनस phi2 जो है आपका 90 डिग्री है, राइट। तो अगर फर्दर इसमें अगर a1 a2 इक्वल है ना, तो इन दैट केस r का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2a आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। वाइल थर्ड वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे फेज डिफरेंस कितने का है, 180 डिग्री का है, राइट। और फर्दर अगर वैल्यूज़ इक्वल है, यानी a1 a2 है ना, ये सब के वैल्यूज़ अगर इक्वल है तो r का वैल्यू जो है आपका सिंपली 0 आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आई होप आप समझ रहे हो, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे ना आपको दे रखा है एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, ठीक है। यानी जब भी आपका पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है
तो उसकी क्या एनर्जी होती है ना, उसे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और देखो ध्यान से कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास m दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, राइट, बहुत बढ़िया। क्योंकि लीनियर एसएचएम क्या कर रहा है ना, आपका परफॉर्म कर रहा है, राइट, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स से उस केस में जब वो परफॉर्म करेगा ना, लीनियर एसएचएम परफॉर्म करेगा, तो जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, दैट इज v इज इक्वल्स टू ओमेगा, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। यह आपने डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिख दिया। वाइल अगर आप टाइम के टर्म्स में लिखोगे तो वो किसके इक्वल होता है, दैट इज v इज इक्वल्स टू a ओमेगा ब्रैकेट v इज इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ब्रैकेट ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। इस तरीके से आता है। नाउ जस्ट बिकॉज हमें पता है कि जब पार्टिकल है ना ऑसिलेशन कर रहा है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके अंदर, है ना, वो किसके इक्वल होती है आपका, दैट इज हाफ mv स्क्वायर के इक्वल हो जाती है, राइट। यहाँ पे v का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना इस तरीके से, तो आपका सिंपल रिलेशन आपको यहाँ मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे फर्दर m ओमेगा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, k लिख सकते हो। इन शॉर्ट आपका काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, हाफ k ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इस तरीके से आता है ना। ये जो काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में आ रहा है, अरे बात समझना, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट वाला रिलेशन पुट किया था ना। फर्दर अगर आप टाइम के टर्म्स में निकालना चाहते हो, वंस अगेन जो आपका काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर के इक्वल है, राइट। इस बार आपने v का टाइम वाला टर्म्स यहाँ पे पुट कर दिया, राइट। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे, है ना, वंस अगेन m ओमेगा स्क्वायर को आप k लिख दोगे, तो इन शॉर्ट आपका जो काइनेटिक एनर्जी है टाइम के टर्म्स में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाफ के a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में ओमेगा t प्लस फाइव, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका टाइम है ना, टाइम के टर्म्स में जो वेरी कैसे हो रहा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर, है ना, वेरी हो रहा है। अरे बात सर में बहुत बढ़िया। तो आई वो आपको एक काइनेटिक एनर्जी मिल गया। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको पता है जो वर्क डन होता है, राइट, किसके इक्वल होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स को आपने f लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना है माइनस dx, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे जो फोर्स होता है उसको आप क्या लिख सकते हो, दैट इज माइनस के एक्स, ठीक है। माइनस के एक्स आप लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन शॉर्ट आपका क्या आ जाएगा, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू के एक्स डी एक्स, ठीक है। इस तरीके से आ जाता है। और टोटल वर्क डन अगर आप निकालोगे, ठीक है, जो टोटल वर्क डन होगा है ना, उसे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, लेट्स से 0 से लेके x तक आप इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू का आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। के तो आपका कांस्टेंट है, यानी इन शॉर्ट आपका जो रिलेशन है वो कितना आ रहा है, दैट इज ना w इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यही जो है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। यानी ई पी आप लिख सकते हो, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। के को आप फर्दर क्या लिख दोगे, है ना, m ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका रिलेशन बन जाएगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, है ना, यहाँ पे आपका जो टर्म है ये डिस्प्लेसमेंट वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप टाइम के टर्म्स में निकालोगे तो इस तरीके से फिर से यहाँ पे आपको, है ना, टाइम वाला टर्म, है ना, एक्स की जगह पे टाइम वाला टर्म पुट करना पड़ेगा। यानी इन शॉर्ट क्या आ जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर आपने एक्स की जगह टाइम वाला टर्म, है ना, पुट किया है। वेरी गुड ना। यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, यानी, है ना, के की जगह आप वही क्या कर रहे हो, एम ओमेगा स्क्वायर लिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि, है ना, इस यहाँ पे किस तरीके से वेरी कर रहा है, इट इज़ वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक बहुत बढ़िया। अब टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे, टोटल एनर्जी आपका वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, है ना। दोनों भी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लास्ट में इन शॉर्ट, है ना, आपका जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल आएगा, है ना, दैट इज ई इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख सकते हो। सो आई होप आपको, है ना, टोटल एनर्जी का टर्म समझ में आ गया। फर्दर अगर आप इसमें ना फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आपको क्या पता है, ओमेगा जो होता है 2 n के इक्वल होता है, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंपल आपको रिलेशन मिल जाएगा। आ रही बात समझ, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आपको कुछ स्पेशल केसेस दे रखे हैं, टोटल 4 केसेस यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद डायग्राम। आइए इसको समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले वाले केस में आपको दे रखा है कि x इक्वल्स टू क्या है आपका 0 के इक्वल है, ठीक है। यानी x इक्वल्स टू 0 है, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। सो इन दैट केस जो आपका पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि वो मेन पोजीशन पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो एनर्जी वो पोजेस करेगा वो टोटली काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। यानी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे 0 होने वाला है। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आपको मान के चलना है। वाइल सेकेंड केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है, राइट, यानी वो प्लस माइनस ए के इक्वल है। यानी यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम है, यानी 0 के इक्वल है, राइट। सो यहाँ पे जो एनर्जी होने वाली है वो टोटली आपका पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे, राइट।
पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपको दे रखा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। थर्ड वाले केस में क्या दे रखा है कि जो आपका पार्टिकल है राइट, वो कितने पोजीशन पे आपका प्लस माइनस a/√2, ठीक है। इस तरीके से उसको आपका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो इक्वल होता है, इसीलिए जो टोटल एनर्जी आता है दोनों का हाफ आता है, राइट। ये चीज़ आपको मान के चलना है। वाइल फोर्थ वाले केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है आपका, है ना, a/+- के इक्वल है, राइट। बहुत बढ़िया। तो इस केस में अगर आप, है ना, रिलेशन निकालोगे तो जो काइनेटिक एनर्जी आता है वो 3 टाइम्स आपका, है ना, किसके इक्वल होता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। आई होप आपको सारे केसेस समझ में आ गए। इस तरीके से आपको यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये वेरी करता है, ठीक है। यहाँ तक बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आपको दे रखा है सिंपल पेंडुलम। ना देखो सिंपल पेंडुलम क्या होता है ना, अल्टीमेटली एक स्मॉल स्फीयर होता है ना, जो कि इस तरीके से आपको दे रखा है ना, जो कि स्ट्रिंग की मदद से, है ना, एक रिजिड सपोर्ट पे सस्पेंड किया होता है, राइट। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो ध्यान से जो फोर्सेस लगने वाले हैं, 2 फोर्सेस लग रही हैं। सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका mg लगेगा, वो है ना, जिसे कौन बैलेंस करेगा, आपका स्ट्रिंग के अंदर जो भी टेंशन फोर्स है ना, वो क्या करेगा, उसको बैलेंस करेगा, राइट। बहुत बढ़िया। और लेट्स से आपका जो स्पीयर है अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाए, राइट, सो इन दैट केस जो आपका mg है वो, है ना, उसके 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। आपका एक होगा mg cos थीटा, वाइल एक हो जाएगा आपका mg sin थीटा, ठीक है। यहाँ तक बहुत बढ़िया, ठीक है। ना ये जो mg cos थीटा वाला टर्म है वो टेंशन को बैलेंस कर रहा है, राइट। और यहाँ पे जो mg sin थीटा वाला है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में mg sin थीटा वाला जो फोर्स है वो आपका रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल हो जाता है, राइट। तो ये जो आपका mg sin थीटा है ये नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये आपका, है ना, रिटर्न कर रहा है अपने, है ना, ओरिजिनल पोजीशन पे, इसलिए यहाँ पे इसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, राइट। बहुत बढ़िया। ना यहाँ पे जस्ट बिकॉज, है ना, अगर आपका एंगल जो है, ये जो एंगल है वो बहुत ही स्मॉल होगा, तो इन दैट केस आपका जो साइन थीटा है वो अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वल हो जाता है, ठीक है। सो फॉर स्मॉल एंगल, है ना, फॉर वेरी स्मॉल एंगल आप थीटा के इक्वल लिख सकते हो। और इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर थीटा का वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो x/L के इक्वल आ जाता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपका f क्या हो जाएगा, f = -mg x/L, ठीक है। इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। f को आप क्या लिख सकते हो, ma लिख सकते हो, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। सी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपका f क्या हो जाएगा, f = -mg x/L, ठीक है। इस तरीके से आ जाता है। f = -mg x/L, ठीक है। इस तरीके से बन जाता है। तो आगे यहाँ पे टाइम पीरियड की अगर आप बात करोगे, टाइम पीरियड जो होता है वो 2π/ω के इक्वल हो जाता है, राइट। ओमेगा को फर्दर क्या लिख दोगे, दैट इज स्क्वायर रूट के अंदर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, राइट। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे जो हमारा पहला वाला रिलेशन है फोर्स वाला, ठीक है, फोर्स को आप ma लिख सकते हो, है ना, वाइल बाकी का टर्म आपका एज इट इज, दैट इज -mg x/L। m से m कैंसिल हो जाएगा, a = -g x/L आ जाएगा, राइट। x को नीचे भेज दोगे तो a/x आपको यहाँ पे रिलेशन मिलेगा। तो a/x इज नथिंग बट किसके इक्वल है आपका, है ना, -g/L के इक्वल है। माइनस साइन को अगर आप हटा दो, खाली मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो g/L के इक्वल आ रहा है, राइट। तो यानी ये जो आपका स्क्वायर रूट वाला टर्म था, दैट इज स्क्वायर रूट के अंदर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, राइट। इट इज नथिंग बट a/x, ठीक है। इसका वैल्यू किसके इक्वल है, g/L के इक्वल है। सब्स्टिट्यूट करोगे t वाले इक्वेशन में, आपको सिंपल t का वैल्यू क्या मिलेगा, t = 2π स्क्वायर रूट के अंदर L/g, ठीक है। इस तरीके से आ जाता है। तो ये टाइम पीरियड है, राइट। बहुत बढ़िया। अब फ्रीक्वेंसी निकालो तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है 1/t के इक्वल होता है, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। n = 1/2π, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर g/L, ये आपका फ्रीक्वेंसी आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया क्या होता है सिंपल पेंडुलम। सो आगे आपको दे रखा है सेकेंड्स पेंडुलम। ना देखो सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है कि ये भी एक सिंपल पेंडुलम होता है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है इसका ये 2 सेकेंड हो जाता है, राइट। तो इसीलिए इसको हम सेकेंड्स पेंडुलम कहते हैं। ना देखो हमें पता है सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, दैट इज t = 2π स्क्वायर रूट के अंदर L/g, ठीक है। ये आता है, राइट। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर आप t का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, राइट, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इन शॉर्ट आपका जो लेंथ का वैल्यू आता है किसके इक्वल आ रहा है, g/, है ना, π² के इक्वल आ जाता है। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, ट्रैजेक्टरी एंड द प्लेन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉब इज हॉरिजॉन्टल। ना देखो ध्यान से, जो कॉनिकल पेंडुलम होता है यहाँ पे आपका जो बॉल है ना, उसका जो ट्रैजेक्टरी होता है
वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में होता है, राइट। वाइल सिंपल पेंडुलम के केस में वो वर्टिकल सर्कुलर में हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। वाइल अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो कॉनिकल पेंडुलम के केस में वो कांस्टेंट होता है, वाइल आपका सिंपल पेंडुलम के केस में वो कंजर्व होता है, ठीक है। वो इंटर कन्वर्ट होते रहता है, राइट, और उनका जो सम होता है वो कंजर्व होता है। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया, है ना। यहाँ ना थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है आपका, है ना, टेंशन फोर्स का, राइट, उसके वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, राइट। वाइल आपका सिंपल पेंडुलम के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वेट का, ठीक है ना, वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे, है ना, मोशन के लिए। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। और फोर्थ पॉइंट में आपको पीरियड के बारे में दे रखा है, राइट। यहाँ पे पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करते हो, है ना। फॉर कॉनिकल पेंडुलम पीरियड क्या हो जाएगा, t इज 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर L cos थीटा बाई जी, ठीक है। ये आपका कॉनिकल पेंडुलम का है। वाइल सिंपल पेंडुलम में आप क्या यूज़ करोगे, t इज 2 पाई, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर L बाई जी, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। नाउ फिफ्थ पॉइंट में आपको क्या दे रखा है कि जो स्ट्रिंग होता है आपका कॉनिकल पेंडुलम, राइट, वो आपका एक फिक्स एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। और आपका जो वो स्ट्रिंग है वो हमें कभी भी, है ना, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं आ सकता है। अरे बात समझना, बहुत बढ़िया। वाइल अगर आप सिंपल पेंडुलम के केस में बात करोगे, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, राइट, बहुत ही लार्ज है, सो इन दैट केस, है ना, आपका जो स्ट्रिंग है ना, कभी कभी हॉरिजॉन्टल पोजीशंस में थोड़ी देर के लिए आ जाता है। अरे बात समझना, बहुत बढ़िया। तो आई वो आपको डिफरेंस बिटवीन कॉनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम समझ में आ गया, है ना। लेट्स मूव अहेड। सो आगे हम बात करेंगे एंगुलर एसएचएम की। ना देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि जो आपका ऑसिलेटरी मोशन होता है ना, जिसके अंदर अगर आपका जो टॉर्क है अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, राइट, और वहाँ पे जो डायरेक्शन होता है उसके ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर एसएचएम कहते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो ना, इसको हम टॉर्सनल ऑसिलेशन भी कह देते हैं। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो आपका टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है आपका, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, यानी थीटा के प्रोपोर्शनल हो जाता है। यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हम नेगेटिव साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, इक्वल टू आएगा अलॉन्ग विद कांस्टेंट। कांस्टेंट को यहाँ पे हम स्मॉल लेटर सी से डिनोट कर रहे हैं, राइट। और टॉर्क का हमें एक और फॉर्मूला क्या पता है ना, आई एल्फा, आपको पता है ये चीज़, है ना, बहुत बढ़िया। तो दोनों भी फॉर्मूलेस को यहाँ से इक्वेट करोगे, यू विल सिंपली गेट आई एल्फा इज इक्वल्स टू -c इंटू थीटा, ठीक है। इस तरीके से आ जाता है। ना एल्फा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा के टर्म्स में लिख सकते हो, डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। वाइल आपका -c थीटा को आप, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो +c थीटा हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से आपका इक्वेशन बन जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। सो आगे आपको दे रखा है मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी यहाँ पे आपके पास एक मैग्नेट है, लेट्स से बार मैग्नेट है, राइट, बहुत बढ़िया, है ना। लेट्स से वो आपका एक थीटा एंगल पे, है ना, इस तरीके से आपका, है ना, डिफ्लेक्टेड है, राइट, बहुत बढ़िया। और इन दिस केस अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लगने वाला है, जिसको हम म्यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है लेट्स से वो कैपिटल बी है। अरे बात समझना, बहुत बढ़िया। और ये जो आपका डिफ्लेक्टेड पोजीशन है ना, डिफ्लेक्टेड पोजीशन होने की वजह से, कहने से यहाँ पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगने वाला है मैग्नेट के ऊपर, है ना, जो कि क्या करेगा आपका, है ना, उस मैग्नेट को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, है ना, वापस से लाने की कोशिश करेगा। अरे बात समझ में, बहुत बढ़िया। तो जो टॉर्क यहाँ लगने वाला है वो किसके इक्वल होगा आपका, है ना, टाउ इज इक्वल्स टू -μb sin थीटा, ठीक है। ये आपका बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हमारा जो थीटा है ना, साइन थीटा जो है वो बहुत ही अगर स्मॉल है, राइट, तो उसको हम सिंपली थीटा लिख सकते हैं। अरे बात समझो, बहुत बढ़िया। और टॉर हमें पता है, टाउ जो होता है वो आपका, है ना, आई एल्फा के भी इक्वल होता है। वंस अगेन हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो आपको सिंपल क्या मिलेगा, आई एल्फा इज इक्वल्स टू -μb इंटू थीटा, ठीक है। इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ से आप अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो, आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा। अरे बात समझना, बहुत बढ़िया ना। आगे अगर आप इसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे तो किसके इक्वल होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा के इक्वल होता है, राइट, बहुत बढ़िया। ओमेगा को आप फर्दर क्या लिख सकते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना, यानी अल्फा अपॉन थीटा आप लिख सकते हो। अरे बात समझना, बहुत बढ़िया। तो इन शॉर्ट आपका रिलेशन क्या बन जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर अल्फा अपॉन थीटा, ठीक है। यहाँ तक बहुत बढ़िया। अल्फा अपॉन थीटा का वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे हमने अभी डिराइव किया था, ठीक है। ये अल्फा है, थीटा को इस साइड ले जाओ, राइट, तो अल्फा अपॉन थीटा मिल जाएगा।
ये वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यहाँ पे माइनस साइन इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब। आ रही बात समझो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आपको दे रखा है डैम्प ऑसिलेशन। ना देखो डैम्प ऑसिलेशन में क्या होता है कि लेट से आपका जो पार्टिकल है ना वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, राइट, बहुत बढ़िया ना। जो भी ऑसिलेशन परफॉर्म करता है ना, तो अगर उसका जो एम्पलीट्यूड है अगर वो क्या है ना ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है स्लोली क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, राइट। तो उसी तरीके से है ना उस ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं, डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन कहते हैं। और जो आपका ऑसिलेटर होता है उसे हम कहते हैं डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर, राइट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास एक है ना एम मास का ब्लॉक दे रखा है जो कि इस तरीके से स्प्रिंग के अंदर है ना अटैच किया हुआ है, और जो स्प्रिंग है वो आपका रिजिड सपोर्ट से है ना इस तरीके से है ना सस्पेंडेड है, राइट, बहुत बढ़िया। ना जैसे ही ब्लॉक को आप है ना इस तरीके से स्ट्रेच करोगे तो कहने से वो वैन की मदद से है ना, जो वैन है उसका और लिक्विड के अंदर है ना ट्रू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा, राइट, बहुत बढ़िया। ना जैसे ही आपका जो वैन है ना वो लिक्विड के अंदर टू एंड फ्रो मोशन करेगा, कहने से वहाँ पे जो लिक्विड है ना उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगाएगी। अरे बात सुन, तो विस्कस ड्रैग फोर्स होता है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये जो फोर्स है आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जो भी डैम्प फोर्स लगने वाला है ना, आपका प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहाँ पे बी है ना कांस्टेंट आता है, और यहाँ माइनस साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में। डन यहाँ तक, बहुत बढ़िया। तो ये आपका फर्स्ट रिलेशन है। नाउ सेकेंड रिलेशंस की अगर आप बात करो, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, स्प्रिंग फोर्स हम कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स इसके इक्वल होता है आपका है ना एफ एस इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। सारी बात समझ में, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो आप टोटल फोर्स निकालोगे है ना, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो टोटल फोर्स निकालोगे तो एफ टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा है ना, आपका ये डैम्प फोर्स प्लस आपका स्प्रिंग फोर्स, राइट, बहुत बढ़िया। दोनों वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंपली यू विल गेट दिस है ना। टोटल फोर्स किसके इक्वल होगा, आपका मास इनटू एक्सेलरेशन के, राइट, फोर्स को आप ये लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका रिलेशन बन जाता है ना। सारी टर्म्स को आप है ना लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे तो ये इक्वेशन आपका बन जाएगा, दैट इज एम ए प्लस है ना बी वी प्लस आपका के एक्स इक्वल्स टू 0। ना यहाँ पे ए को आप क्या लिख सकते हो है ना, एक्स के टर्म में लिख सकते हो, दैट इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर है ना। वेलोसिटी को भी आप क्या लिख सकते हो, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। ना इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका इसके सोल्यूशन क्या आता है, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस बी टी है ना अपॉन में 2m कॉस टी ब्रैकेट में ओमेगा डैश प्लस फाइव, ठीक है, इस तरीके से जो भी रिलेशन आ रहा है, ठीक है, ये उसका सोल्यूशन है। ये जो भी सोल्यूशन आया है ना, इसमें जो ए वाला टर्म है, राइट, यहाँ पे आप देख रहे हो है ना, ये वाला टर्म जो है ए इंटू ई वाला जो टर्म है वो आपका एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है, वाइल ये जो कॉस वाला टर्म है ना, कॉस ब्रैकेट में जो भी है वो आपका मोशन ऑफ एसएचएम को डिनोट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डैम्पिंग हो रहा है, राइट, डैम्पिंग की वजह से क्या होता है कि जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट, और आपका जो एम्पलीट्यूड है वो यूजुअली क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो और फॉर्मूलेज आपको दे रखे हैं। सबसे पहला है यहाँ पे ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, जो कि किसके इक्वल है ना, स्क्वायर रूट के अंदर के बाय एम है ना माइनस ब्रैकेट के अंदर b अपॉन 2m द होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है। वाइल टाइम पीरियड का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो वो किसके इक्वल है, t इज इक्वल्स टू 2 अपॉन ओमेगा होता है। ओमेगा को आप फिर से यहाँ लिख सकते हो ना, ये वैल्यू है ओमेगा का, आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो यू विल सिंपली गेट दिस है ना। आरी बात समझ में, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट आपको दे रखा है फ्री ऑसिलेशन वर्सेस फोर्स ऑसिलेशन। ना देखो ये क्या होता है, राइट, ना यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखा है फ्री ऑसिलेशन का। ये क्या होता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑसिलेटिंग ऑन इट्स ओन विदाउट एनी अप्लाइड फोर्स देन इट इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, अगर आप उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हो, ठीक है, और वो अपने आप से ही क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो आपका फ्री ऑसिलेशन कहलाता है। फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे दिया है, क्या होता है ना, हमें पता है फ्रीक्वेंसी होता है 1/t है ना। टाइम पीरियड का वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू आपका है ना 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर g/l, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखो फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑसिलेटिंग ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स देन इट इज कॉल्ड फोर्स ऑसिलेशन। यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, अगर उसके ऊपर आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है ऑसिलेट करने के लिए, सो आपका वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑसिलेशन कहलाएगा। यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है इस तरीके से ना। यहाँ पे आपको कुछ पेंडुलम्स दे रखे हैं। सबसे पहले
पेंडुलम ए दे रखा है जो कि आपका है ना यहाँ पे फ्री ऑसिलेशन परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि लेट से है ना, और वाइल जो आपके जो दूसरे पेंडुलम से दैट इज बी, सी और डी, ये जो पेंडुलास है राइट है ना, ये जो ऑसिलेशन करेंगे ये आपके फोर्स ऑसिलेशन करते हैं ना। देखो ये कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं ना। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो जो आपका पेंडुलम ए है लेट से वो आपका फ्री ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है राइट, बहुत बढ़िया। और वाइल जो आपके है ना जो रिमेनिंग पेंडुलास है दैट इज बी, सी और डी है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो लेंथ है ना ये डिफरेंट है राइट। जो पेंडुला बी है ना, जो पेंडुलम बी है वो उसका जो लेंथ है बहुत ही स्मॉल है एज कम्पेयर टू ए है ना। जो सी है उसका जो लेंथ है वो ए के इक्वल है, वाइल जो आपका डी वाला है उसका लेंथ बहुत ही ज़्यादा है राइट, बहुत बढ़िया। और इन दिस केस अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होगा सबका है ना यहाँ पे अलग अलग होगा, यानी बी का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है बहुत ही ज़्यादा होगा है ना एज कम्पेयर टू ए, वाइल सी का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगा क्योंकि उसका लेंथ इक्वल है, वाइल जो आपका डी का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा वो बहुत ही है ना लेस होगा। आ रही बात समझ, बहुत बढ़िया ना। अगर आप इसी डायग्राम में है ना, अगर यहाँ पे जो ऑसिलेशन है आप उसको है ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हो है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, सो इन दैट केस है ना यहाँ पे क्या होता है, लेट से आपने ए को क्या कर दिया, सेट कर दिया ऑसिलेशन करने के लिए, तो वाइल जो यहाँ पे जो आपके अदर पेंडुलर्स है दैट इज बी, सी, डी, वो भी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही वो ऑसिलेट करते हैं ना, यहाँ पे क्यों ऑसिलेट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे इनके बीच में है ना स्ट्रिंग के अंदर से वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है राइट, वेरी गुड, इसीलिए वो भी ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है। नाउ ए जो है वो आपका यहाँ पे वंस अगेन फ्रीली ऑसिलेट करता है, वाइल जो अदर पेंडुलर्स है दैट इज बी, सी, डी वो आपका फोर्सफुली ऑसिलेट करते हैं। ठीक है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। नाउ यहाँ पे एक चीज़ नोटिस ये करना है कि जो सी है ना उसका लेंथ सेम होने की वजह से उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम होता है ना एज दैट ऑफ ए, यानी ए और सी का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होता है राइट, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक और चीज़ ये नोट करना है कि जो सी जो है ना जो वो ऑसिलेट कर रहा होता है तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो भी मैक्सिमम होता है, यानी वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेगा, ऑसिलेट करता है। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। यानी यहाँ पे आप एक रिलेशन लिख सकते हो, जो एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होती है राइट किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो आपका एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। आई होप आपको समझ में आ गया क्या होता है फ्री ऑसिलेशन, क्या होता है फोर्स ऑसिलेशन। आगे बढ़ जाते हैं। आगे इसी में एक टर्म आता है रेजोनेंस। ना देखो रेजोनेंस क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द सोर्स एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम इट, दिस इज नोन एज रेजोनेंस विद सोर्स। यानी इसका सिंपल मतलब ये होता है ना, जो आपका ऑब्जेक्ट है ना जब वो ऑसिलेट कर रहा है राइट, तो अगर वो सोर्स के ही इक्वल है ना आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर उसका हो जाए राइट, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका रेजोनेंस विद सोर्स कहते हैं। जैसे कि आपने डायग्राम में अभी देखा था कि सी वाला जो पेंडुलम है ना वो ए के ही इतना क्या कर रहा है ना, और उसका फ्रीक्वेंसी सेम है राइट। इसी चीज को हम क्या कहेंगे कि जो सी है आपका है ना रेजोनेंस में आ चुका है विद रिस्पेक्ट टू ए यानी विद रिस्पेक्ट टू सोर्स राइट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ऐसा होने की वजह से यहाँ पे एक पीक ऑकर होता है। पीक ऑकर कब होता है, यहाँ पे आप ग्राफ में भी देख सकते हो कि जब आपका फोर्स फ्रीक्वेंसी है वो मैच हो जाते है ना किसके, आपके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, यानी आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, यहाँ पे आप ग्राफ प्लॉट करोगे है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर वर्सेस है ना, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो इस तरीके से बीच में यहाँ पे ये आपका पीक आ जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।